तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। देखिए, आप लोग का मैं हिस्ट्री का पेपर लेके आ गया। ठीक है। सबसे पहला क्लास जो मेरा रहेगा वो हिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, आप ही लोग से शुरू करेंगे क्योंकि ग्रेजुएशन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हिस्ट्री के होते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स सबसे ज़्यादा पूरे के पूरे ग्रेजुएशन में। सेकेंड नंबर पे होता है पॉलिटिकल साइंस का या फिर हिंदी का। ठीक है, मतलब सेकेंड पॉलिटिकल साइंस को रखते हैं और थर्ड में हिंदी को। फोर्थ नंबर पे रखता है वह स्टूडेंट इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिर आपका इंग्लिश। ठीक है। और फिर आता है कॉमर्स वालों का, मतलब मैं भीड़ बता रहा हूँ किस में कितना स्टूडेंट रहता है। चलिए, तो एस के एम यू दुमका सेमेस्टर 1 का मैं शुरू कर रहा हूँ आज। डिटेल वीडियो रहेगा, पूरा लंबा वीडियो। ठीक। इसमें मैं आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, 25-29 सेशन का यह वीडियो हमारा पहला वीडियो है। ठीक, मैं थोड़ा सा अच्छे से हो जाता हूँ। तो ये हमारा पहला वीडियो है एंड इसके बाद मैं आपका एससी पेपर का वीडियो दूंगा, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो डालूंगा। और ज्ञान सागर ऐप पे सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा। कहाँ पे? ज्ञान सागर ऐप पे। ज्ञान सागर ऐप का प्राइस 60 रुपया है। 60 रुपया में आपको 4 साल तक सभी पेपर के नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए, जो लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, बट पहले हम लोग जो है यहाँ पे शुरू करेंगे क्या, सिलेबस को समझना। ठीक है, कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या आता है, सेमेस्टर 1। ठीक, और ये है मेजर पेपर 1। मेजर पेपर को ऑनर्स पेपर कहा जाता है। मेजर को शॉर्ट में एमजे लिखा जाता है। ठीक है। 4 क्रेडिट है। 4 क्रेडिट मतलब 100 मार्क्स। देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल क्रेडिट। 1 क्रेडिट बराबर होता है 25 मार्क्स। 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 25 मार्क्स। तो 4 क्रेडिट बराबर 100 मार्क्स, यानी कि ये पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है 75 नंबर का। ठीक, और इंटरनल एग्जाम होता है 25 नंबर का। एक्सटर्नल एग्जाम जो 75 का होता है, इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 अंक लाना होगा। और इंटरनल जो 25 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आपका कॉलेज लेता है खुद, उसमें आपको 10 नंबर लाना होता है, 25 में 10। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों को जोड़ के 40 नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। कम से कम उतना आना ही चाहिए, इंटरनल में 10 और एक्सटर्नल में 30 आना ही चाहिए। उससे कम में फिर आप फेल हो जाएंगे। तो फेल कोई नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, हिस्ट्री में बच्चा फेल नहीं करता है। नेक्स्ट यूनिट 1 आता है यहाँ पे। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो अभी हम लोग पूरा देखेंगे डिटेल में। ठीक, यूनिट 1 देखिए यहाँ पे लिखाया गया है कि सर्वे एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानेंगे, पाषाण काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, और वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल पढ़े होंगे, ऋग वैदिक काल। ठीक, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता आप पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, ये सब पढ़ना है। और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम जाना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको, रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन के बारे में। प्राचीन काल में 2 धार्मिक आंदोलन हुआ, एक जैन धर्म एक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को हर कोई जानता है, और जैन धर्म महावीर स्वामी हर कोई जानते हैं आप लोग में से। ठीक है। फिर क्या पढ़ना है आपको, तो अगला है आपका जपांदा एंड महाजन। देखिए, आप पढ़े होंगे महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में। महाजनपद मतलब राज्य, एक तरह से प्राचीन जो भारत था उसमें 16 को महाजनपद था, 16 को राज्य था। ठीक है। सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, जो वर्तमान यूपी, बिहार और झारखंड, 3 एरिया इसका फैला हुआ है मगध का। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा बंगाल का भी एरिया मगध का फैला हुआ है। नेक्स्ट, इसी में पढ़ना है आपको क्या, राइज ऑफ मगध, वही हो गया मगध, जिसमें हिर्यक वंश के बारे में जानना है और नंद वंश के बारे में। हिर्यक वंश से नंद वंश। फिर आपको पढ़ना है थोड़ा सा ईरान, जो ईरानी आक्रमण थे उनके बारे में। यूनिट 3 आ जाता है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानिएगा, अशोक के धम्म के बारे में जानिएगा, अशोक के बारे में जानिएगा, जो कि अशोक वर्तमान भारत का सबसे महान सम्राट है। ठीक है, वर्तमान तक का, इसके टक्कर का अभी तक कोई व्यक्ति भारत में सम्राट नहीं बना था। नेक्स्ट, धम्म का अशोक हो गया। फिर आपको जानना है क्या,
कि मौर्य एज के बारे में, कि मौर्य साम्राज्य का पतन किन कारणों से हो गया, ठीक है, और मौर्य साम्राज्य की संरचना कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। पूरा का पूरा यूनिट 3 आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में है। नेक्स्ट आता है यूनिट 4, ठीक है सॉरी। नेक्स्ट यूनिट 4 आता है, और यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, कल्चरल डेवलपमेंट डूरिंग दिस पीरियड, यानी कि क्या क्या आपके साहित्यिक और सांस्कृतिक उद्भव हुए, क्या क्या मंदिरें बनी, कौन कौन सी मंदिर बना, ठीक है, आर्किटेक्चर का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इस एज में, ये बताना है, ठीक है। कृषि व्यवस्था के बारे में बताना है इस एज का, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, और थोड़ा सा वर्ण के बारे में बताना है, कास्ट, वर्ण, जाति, आप लोग पहले पढ़े होंगे 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़िएगा अभी, क्षत्रिय। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सिलेबस को आपने मोटा मोटा समझ लिया, पतला पतला नहीं समझना है, मोटा मोटा ही समझना है, ठीक है। मोटा मोटा समझ लिए कि आपको पढ़ना क्या है, किन के बारे में पढ़ना है, आपके दिमाग में एक खेप बैठ गया कि अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, आपके दिमाग में आइडिया आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे, और बिल्कुल आप इस तरह से बैठिएगा, ठीक है, आप इस तरह से बैठिएगा जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हों, सॉरी क्लास में बैठे हों, और आपके टीचर आपके लेक्चर ले रहे हों, इस तरह से कि कॉलेज में मैं बैठा हूँ और कॉलेज में टीचर हमारे लेक्चर ले रहे हैं, ठीक। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा तब आप आँख को बंद कीजिएगा, 5 मिनट का रेस्ट लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है, इस तरह से जैसा मैंने आँख को बंद किया, और थोड़ा बाहर घूमिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे कीजिएगा, क्योंकि एक बार में 20 मिनट से ज़्यादा आपको मोबाइल को नहीं देखना है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को बता देता हूँ, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा मोबाइल देखिएगा आँख ख़राब हो जाएगा, लगातार अगर देखिएगा, ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा तो आँख ख़राब हो जाएगा। अभी नहीं होगा, 5 साल बाद होगा। तो क्यों होगा भाई 5 साल बाद, अभी से ही सावधानी बरतिए, नहीं तो मेरी तरह आँख में चश्मा लग जाएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। अब ये हो स्रोत क्या है, स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास जानने का क्या क्या तरीका है, ये पूछा गया है। तो देखिए अगला हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास जानेंगे तो 2 ही चीज़ें, किताब पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर कहीं पे मंदिर वगैरह में कुछ कुछ लिखा रहता है, मंदिर वगैरह में देखिएगा कुछ कुछ रहता है, ठीक है, जैसे कि अजंता का गुफा हो गया, एलोरा का गुफा हो गया, ठीक है, उस सब में मंदिर सब में अभी भी छपा हुआ है, तो उन सब को देख के भी पता चलता है। खजुराहों का मंदिर हो गया। तो पहला क्या है, किताब, और दूसरा है शिलालेख, ठीक है। साहित्यिक स्रोत बोलते हैं एक, और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जब हम लोग किताब पढ़ के इतिहास की जानकारी लेते हैं तो उसको साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। पुरातात्विक स्रोत जब मंदिर, ठीक है, मटके, मृदा, मतलब मृद भांड, या फिर सिक्का वगैरह, या फिर कहीं पिलर वगैरह, या फिर कुछ भी ऐसा जो बना हुआ है, ठीक है, भौतिक चीज़, जैसे ताजमहल, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो 2 ही चीज़ से हम लोग इतिहास को जानते हैं, एक किताब पढ़ के और दूसरा है उन सब चीज़ों को देख के जो हमारे पूर्वज ने हमें बना के चल गए हैं, ठीक है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, मंदिर वगैरह हो गया। चलिए नेक्स्ट, पुरातात्विक पुरातत्व के जनक किन्हें कहा जाता है, या भारतीय पुरातत्व के जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये एक अंग्रेज है, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसे भारतीय पुरातत्व के जन्म कहा जाता है, जनक, ठीक है। इंग्लिश में है आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी रहता है, ख़ास तौर पे जो इतिहास में छानबीन करते हैं, ठीक है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है, पाषाण युग का सबसे प्रारंभिक चरण कौन सा था। तो देखिए पाषाण काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है, और पहला जो है सबसे पुराना पाषाण काल, उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, फिर मध्य पाषाण काल आता है, फिर नव पाषाण काल आता है, ठीक है। उसी बीच एक ताम्र पाषाण काल भी आता है, ताम्र मतलब तांबा से, तांबा का एज, कॉपर एज इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ते चलिएगा जिनको इंग्लिश कंफर्टेबल लगता है। विच इज़ द अर्लीस्ट फेज ऑफ द स्टोन एज, स्टोन मतलब पत्थरों का युग, ठीक है। ये पत्थरों का युग मतलब क्या, पत्थर रहता थे, नहीं पत्थर नहीं रहते थे उस समय, मनुष्य का अधिकतम काम पत्थरों से होता था, जैसे जैसे मंदिर, पत्थरों के गुफाओं में रहना, पत्थरों से आग जलाना,
ठीक है। और क्या, पत्थरों के औजार बनाना, ठीक है। मतलब मैक्सिमम काम पत्थर से ही वो लोग करते थे, इसीलिए उसको पाषाण युग कहा गया था। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द मेसोलिथिक एज? तो मेसोलिथिक एज की विशेषता क्या थी कि उसमें जो है मनुष्य, ठीक है, मनुष्य जाति सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग किया था। मतलब छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाना इन्होंने सीख लिया था मनुष्यों ने, ठीक है, यानी कि हमारे पूर्वज, हम सबके पूर्वज ही हैं। नेक्स्ट, नव पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए यहाँ पे 3 पाषाण काल आपने पढ़ा। पहला क्या है? पुरा पाषाण काल, सबसे पुराना है। फिर मध्य पाषाण काल, बीच बीच वाला। और फिर सबसे लास्ट में आता है नव पाषाण काल। तो 3 को पाषाण काल तो आपने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया, ठीक है। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी कि नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। पहिए का आविष्कार, कृषि की शुरुआत, ये सब नव पाषाण काल की देन है, ठीक है। मनुष्य खेती करना कब सीखा? नव पाषाण काल में। अब आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का उपयोग हुआ? तो तांबा का, ठीक है। मनुष्य ने पत्थर के जगह पे तांबा का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसी को कहा जाता है ताम्रपाषाण काल, ठीक है। कॉपर एज जिसको बोलते हैं, या कॉपर लिथिक एज। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। अगला जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 2 गो व्यक्ति के नाम आता है, दयाराम साहनी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। तो दयाराम साहनी 1921 में खोज करते हैं हड़प्पा नामक स्थान की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन इसका एक्चुअल में वास्तविक नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और पहले स्थान की खोज की गई जिसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला आ जाता है, क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आपने हड़प्पा का सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर का नाम बताना है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर था और इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी कही जाती है। ऋतिक रोशन का एक मूवी भी बना है, मोहनजोदाड़ो मूवी का ही नाम है, ठीक है। अगर सर्च करेंगे यूट्यूब में तो मिल जाएगा मोहनजोदाड़ो नाम से। जब मैं 12th में था तो मैंने भी इस मूवी को देखा था, ठीक है। तो बीच में जब ऋतिक रोशन जाते हैं बाज़ार तो वहीं पे एक रानी से मुलाकात होती है, मतलब राजकुमारी से, और वहीं से इनका लव वव शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा ही है, बताया गया इतिहास के बारे में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में अपठित और चित्र लिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी कि चित्र के माध्यम से लोगों को सिखाया जाता था, ठीक है। पढ़ने योग्य नहीं, अपठित मतलब जो पढ़ा नहीं जाता है उसको। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? तो ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित है। वैदिक काल, ठीक है, जिस समय वेदों की रचना की गई उसको वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। इसमें प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल, मतलब ऋग्वेदिक काल, जब ऋग्वेद की रचना हुई तो प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ठीक। महावीर स्वामी का एक्चुअल नाम क्या था? वर्धमान, ठीक है। एक एक्सप्रेस भी चलती है, रांची हटिया वर्धमान एक्सप्रेस, ठीक है। रांची हटिया वर्धमान एक्सप्रेस जो कि आसनसोल वगैरह तक जाती है। तो अगर आप चाहिएगा, वर्धमान एक जगह का भी नाम है, ठीक है। तो इस ट्रेन में, अच्छा ट्रेन है, मतलब ट्रेन क्या नाम है इसीलिए मैंने याद किया, ठीक है। नेक्स्ट, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 गो साधु हुए। कई गो साधु हुए? 24 गो। और जो सबसे अंतिम साधु थे उन्हीं का नाम था महावीर, ठीक है। क्या नाम था? महावीर। और 24वें साधु थे ये। हालांकि जैन धर्म के प्रथम साधु, यानी कि जो प्रथम तीर्थंकर थे, तीर्थंकर मतलब जो तीर्थ करने वाले, घूम फिर के चलने वाले, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी कि प्रथम साधु का नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव, ऋषभ देव, ठीक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, ऋषभ देव ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ
हर किसी को मालूम है, ठीक है। और राजा शुद्धोधन इनके पिता थे, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा, बुद्ध का एक बेटा भी होता है जिसका नाम था राहुल, ठीक है, गौतम बुद्ध का। और यशोधरा नाम की लड़की से इनका शादी हुआ था, जो कि इनकी ही फुआ की बेटी थी। आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का जन्म, सॉरी, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है, ठीक है, निरंजना नदी के तट के सामने, और ये पड़ता है नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, नेपाल आपको अगर जाना होगा तो आप जा सकते हैं, बिना वीज़ा के जा सकते हैं भाई, ठीक है। कभी अगर मौका मिले, पैसा रहे तो, पैसा का ऐसा नहीं कि पैसा रहेगा तो हम ओयो जाएंगे, नहीं ओयो जाने के लिए पैसा नहीं, ये सब घूमिए, ठीक है। इस्लाम धर्म के हैं तो जाइए सासाराम बिहार घूम के आइए यार, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह घूम के आइए। हिंदू धर्म के हैं, इस्लाम धर्म के हैं तो ये सब घूम के आइए, ठीक है। गौतम बुद्ध देखिए, बोध गया देखिए। अगर आप इस चर्च जाते हैं तो जाइए, इस चर्च वगैरह घूम के आइए, ठीक है। मतलब पैसा का थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। ओयो वगैरह जाने के लिए, रशियन वगैरह के लिए यूज मत कीजिए, समझ रहे हैं ना। आजकल का युवा जो है भटक गया है मार्ग से। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के चेहरे में हंसी आ गई होगी ना कि क्या क्या बोल रहे हैं सर। नेक्स्ट, महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? तो प्रारंभिक भारत में, सॉरी, प्राचीन भारत में 16 गो महाजनपद था, यानी कि 16 गो राज्य था एक तरह से। और 16 गो महाजनपद का सबसे बड़ा राज्य कौन था? मगध, मगध, ठीक है, मगध साम्राज्य। मगध का प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का या मगध महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध राजा था या प्रथम राजा बिम्बिसार। बिम्बिसार, दो गो राजा होता है जिसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक था बिम्बिसार, एक है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार बाद में आता है। बिंदुसार अशोक के पिताजी का नाम है बिंदुसार, और बिम्बिसार प्रथम राजा है। उसके बाद आता है, ठीक है, और भी आते हैं, उसके बाद बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। कौन था? धनानंद। इसी धनानंद को किसने मारा था? इस धनानंद को मारा था किसने? तो इस धनानंद को मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को मारा था, ठीक है। किसको? धनानंद को मारा था। महापद्मानंद इनके पिताजी का नाम था, धनानंद के पिता का नाम। धनानंद एक नाई थे, ठीक है, अपने पास एक ना उस्तरा रखते थे। उस्तरा समझते हैं? नवा लोग, मतलब हजाम लोग, एक वो ब्लेड जैसा रखते थे, ठीक है, जिसको पहले धार करते हैं उसके बाद बाल उल काटते थे पहले, तो उस तरह उसको बोलते हैं। उस तरह से धनानंद अपने पिताजी को मार दिया था। महापद्मानंद था इनके पिताजी का नाम। तो धनानंद गद्दी के चक्कर में अपने पिता को मारा, और फिर धनानंद को मारता है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, ठीक है। अच्छा, कौन कौन कम से है ये बताइए भैया थोड़ा। देखिए, अगर पूछे कि मगध साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था, तो बिम्बिसार, ठीक है। मगध, और कौन सा वंश का? नंद वंश का। नंद वंश का, सॉरी, ये हर्यक वंश का था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद, ठीक है। धनानंद एक नाई था, इसके पिताजी का नाम महापद्मनंद था। धनानंद को किसने मारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, नाम तो सुने हैं, बिल्कुल सुने होंगे आप। अरे भाई अच्छे से लिखो ना यार। चलिए अच्छे से लिखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार। कौन है? बिंदु, बिंदु देते हैं और सार, ठीक है। सार हम लोग एक गाली बोलते हैं झारखंड में, दूर सार, ठीक है। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा का नाम था, और चंद्रगुप्त का नाती का नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। और अशोक का पिता का नाम बिंदुसार, समझे ना? हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा होता है बिंदुसार, और उसका बेटा होता है अशोक, यानी कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? नाती था, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे, बिल्कुल समझे होंगे। आगे देखते हैं। अगला आता है, सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। कब? 326 में भारत पर आक्रमण करता है सिकंदर। एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि जो जीता वही सिकंदर, नहीं रे बोल सिकंदर जीता, हाँ, लेकिन जीत गया था सिकंदर, एक्चुअल में दिखा जाए लाइफ में जीत गया। सिकंदर जब मरा था तो बोला था कि मेरी हाथों को ना, दोनों हाथों को बाहर निकाल दीजिएगा। क्यों?
क्योंकि वो बोलना दिखाना चाहता था कि देखिए विश्व विजेता सिकंदर भी अंत में जब जा रहा है इस दुनिया को छोड़ के, तो दोनों हाथ खुले छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो ये संकेत दे रहा है कि भाई दुनिया में कुछ काम नहीं देगा, प्रेम भाव से रहो, लोगों से लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है, आराम से जियो यार। ठीक है, दिलदार बनो। चलिए नेक्स्ट, ईरानी आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो ईरानी आक्रमण किसके समय हुआ? तो दारायस प्रथम के समय में होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा यार। नेक्स्ट, अगला जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट 3, मौर्य साम्राज्य की संस्थापना कौन? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसको मार के? धनानंद को मार के, धनानंद हजाम को मार के। ठीक है, धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य इसके गुरु थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। चाणक्य कौन थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उसी का नाम था चाणक्य। उसका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, क्योंकि वह बहुत कुटिल बुद्धि का था। कुटिल मतलब चाल खेलने वाला, समझ रहे हैं ना? तो चाल खेलने वाला था चाणक्य, इसीलिए उसका कुटिल बुद्धि के कारण उसको चाणक्य बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इन्होंने एक किताब लिखा है, किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 ईस्वी पूर्व में। अच्छा, राज्याभिषेक क्या होता है सागर भैया, थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे जी। जैसे आज के समय में मुख्यमंत्री लोग, राज्यपाल लोग क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है ना, उसी को उस टाइम पे राज्याभिषेक कहा जाता था। ठीक है, अशोक का धम्म क्या है? धम्म मतलब धर्म। क्या है? अशोक का धम्म मतलब धर्म, यानी कि एक ऐसा नियम जिसमें सभी धर्मों को समान मिले। हिंदू, बौद्ध, जैन। उस टाइम पे तीनों धर्म के लोग रहते थे, हिंदू, बौद्ध, जैन। ठीक है, तो अशोक का धम्म क्या बोलता था? कि सभी धर्मों को समान अवसर दिया जाए, समान मौका दिया जाए, कोई धर्म के लिए न लड़े। ठीक है, अशोक के धम्म में सभी का स्वागत था। नैतिक आचरण और सद्भाव का सिद्धांत सिखाया जाता था। अशोक के धम्म में सभी धर्मों की समानता दी जाती थी। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध। कलिंग वर्तमान उड़ीसा को कलिंग कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, और जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद इतने लोग मारे गए, अशोक का हृदय पिघल गया कि बाप रे बाप, इतना लोग मारे गए। ठीक है, उतना लोग मरेगा तो कोई भी आदमी पिघल जाएगा। अशोक ने उसी दिन से प्रण लिया कि आज के बाद मेरे जीते जी, मेरे शासनकाल में कोई युद्ध नहीं होगा। ठीक है, और फिर अशोक ने अपना बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका, नेपाल, चाइना, इन सब बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेज देता है। और आज देखिए पूरा का पूरा चाइना, पूरा का पूरा जापान, पूरा का पूरा श्रीलंका बौद्ध धर्म का अनुयायी है। ठीक है, तो ये इसका किसका श्रेय जाता है? अशोक को। ठीक है, इसीलिए भारत का राज्य के चिन्ह अशोक चक्र रखा गया है। अशोक बहुत महान सम्राट है, इतना महान कि अभी तक अशोक के जितना भारत में कोई भी सम्राट नहीं हुआ है। ठीक है, अशोक चक्र इसलिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, अगर आप कभी जाएंगे विदेश तो देखिएगा कि विदेश जब जाते हैं तो पासपोर्ट या वीज़ा में आपका अशोक चक्र बना रहता है। ठीक है, सबसे ऊपर में। मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो मौर्य काल के प्रशासन का सबसे प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य ने लिखा है। उसमें आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। ठीक है, अब आता है यूनिट 4। क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन प्रसिद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो मौर्यकालीन प्रसिद्ध स्तूप सांची में स्थित है। ठीक है, सांची कहाँ है जी? सांची एक गाना है, सांची कहो हमसे तुमको कितना प्यार है, वो गाना सुने ना? शाहिद कपूर का नहीं यार, ऋषि कपूर का है। तो सांची जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक रायसेन जिला है, वहीं पे सांची है, सांची का स्तूप। नेक्स्ट, अगला आ जाता है, अच्छा ये 1 मिनट, मौर्यकालीन, हाँ ये जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ पे
वर्ण व्यवस्था के चार बताना है तो चार को वर्ण होते थे। सबसे पहले ब्राह्मण, सबसे ऊंचा कास्ट, क्षत्रिय, उसके थोड़ा सा बिलो, वैश्य, इससे थोड़ा बिलो जो बिजनेस का काम करते थे, शूद्र सबसे अंतिम कास्ट माना जाता था, ठीक है, जिसे घटिया काम दिया जाता था। ये प्राचीन काल का था। वर्तमान समय में सभी को समानता दी जाती है, इक्वलिटी दी जाती है, ठीक है। चलिए, और मैं इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूँ वर्तमान समय में। चलिए, और आपको भी नहीं मानना चाहिए भाई। हाँ, लेकिन ब्याह शादी का जब बात आता है ना, तो कितना भी बोलिए घर वाला तो वर्ण व्यवस्था को ही मानता है ना। आपने कास्ट का ही शादी से देखा, ऐसा नहीं है दूसरे कास्ट में एग्री हो जाएंगे। करेगा आपका घर वाला? आप हो सकते हैं रेडी हो जाए, मैं हो जाऊं, लेकिन आपके घर वाले नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है हमारा मौर्यकालीन मुख्य व्यवसाय क्या थी। तो मौर्य समय में कृषि सबसे प्रमुख व्यवसाय थी, ठीक है। लोगों की आजीविका का कृषि और पशुपालन भी दे सकते हैं। अगला आ जाता है दास प्रथा का उल्लेख किस काल में मिलता है। तो वैदिक काल और मौर्य काल में दास प्रथा था। दास प्रथा मतलब लोगों को दास बना के रखा जाता था। पहले चंद्रगुप्त मौर्य को भी दास बना के रखा गया था। फिर बाद चाणक्य क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को दासत्व से मुक्ति दिलाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं तक्षशिला पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले दास था एगो व्यक्ति का, ठीक है। आप अगर देखे होंगे चाणक्य नीति, तो वो पूरा का पूरा है, चाणक्य एपिसोड है, आप देखे होंगे तो मालूम होगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में व्यापार के लिए किस धातु के सिक्के का प्रचलित थी। तो मौर्य काल में किस तरह के धातु चलते थे। तो देखिए यहाँ पे दो आप याद रखिएगा, पंच चिन्हित 5 गो चिन्ह वाला चांदी का सिक्का चलता था, ठीक है। पहला वर्ड याद रखना है 5 चिन्ह, ठीक है, और दूसरा चांदी का सिक्का। तो 5 चिन्ह वाले चांदी के सिक्के उस टाइम पे चलते थे। तो ये हो गया हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग करते हैं वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। देखिए आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन का फ्रेम आपको नहीं मालूम है, पहले मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में किस टाइप से आएगा। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स वाले 2 आएंगे। ये हो जाएगा ग्रुप ए। क्या कहलाएगा ये? ग्रुप ए, ओके। अब आता है ग्रुप बी, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, 4 का आंसर करना होगा। 15 चौका 60, और ये आपका 15 नंबर, 75 नंबर हो गया दोनों को जोड़ के, ठीक है ना। हाँ, तो 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे इसका आंसर करना है 150 शब्दों में, और जो 15 मार्क्स का आएगा इसका आंसर करना है 500 शब्दों में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में जैसा आएगा आपको उसी अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 600 शब्द में भी लिख सकते हैं। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। उन्होंने ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है उनके बारे में मैं 2 मिनट बताऊँगा, फिर वीडियो को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और अगर आप नहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मत करें, मैं बता भी दूंगा जो लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे उनके लिए क्या करना होगा। देखिए ये है ज्ञान सागर ऐप, ठीक है, और इसी चैनल का नाम ज्ञान सागर है और इसी चैनल के नाम पे इसको रखा गया है। और 2019 से हम लोग इस चैनल पे कंटिन्यू हैं। आज कितना, लगभग 7 साल होने चला, ठीक है। तो इस चैनल को ग्रेजुएशन के ही टॉपिक के लिए बनाया गया था। और आज देखिए, मतलब जब झारखंड में कोई ग्रेजुएशन का वीडियो नहीं बना रहा था उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन का वीडियो बनाना शुरू किया था, जब मैं खुद ग्रेजुएशन में पढ़ता था उसी टाइम से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी सर्च मारेंगे तो सेम लोगो से मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐप इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। ओपन हो जाएगा, झारखंड बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऐसा आ जाएगा इंटरफेस, आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा फुल नेम और फ़ोन नंबर। तो अपना पूरा नाम दीजिएगा, फिर फ़ोन नंबर दीजिएगा, देन आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर और नाम देके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। इस तरह से हर एक का अलग अलग OTP आएगा। OTP आएगा, फिर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे OTP डालिएगा और ये ऐप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। अब ये ऐप खुल जाएगा। अब इस ऐप को इस तरह से ओपन होने के बाद आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारा यहाँ पे अपडेट मिलता रहता है। आपको क्या करना है, ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मिलता है आपका ऑल कोर्सेस, ठीक है। ये ऑल कोर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पहले वाले पे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। आपको SKI में दुमका का कोर्स लेना है। यहाँ पे 60 रुपया रहेगा दाम, 60 रुपया
अगर आप ख़रीद लेते हैं तो स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, ठीक है। और इस पर अगर आप क्लिक करते हैं ख़रीदने से पहले भी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, ठीक है, लोगो पे, तो आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा सेमेस्टर 3-2-1, ठीक है। सबका यहाँ पे PDF ऑलरेडी अपलोड है, आप चेक करके देखिएगा, सेमेस्टर 5 तक अपलोड है, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सेमेस्टर 1 में, तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 का सारा खुल जाएगा। यहाँ पे 2025 के पुराने वीडियोस आ जाएंगे, हालांकि वो वीडियोस आपको काम नहीं देगा क्योंकि अब सिलेबस फिर से चेंज हो गया। यहाँ पे आपको मेजर पेपर मिलेगा, ठीक है, मेजर पेपर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा मेजर पेपर हो जाएगा। फिर यहाँ पे AC पेपर का है, यहाँ पे MDC पेपर है, ठीक है, यहाँ पे सेक पेपर है, यहाँ पे AC हिंदी है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया है। फिर इसको थोड़ा सा और बोर्ड उठाएंगे तो IKS आएगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे मेजर पेपर पे आपने क्लिक किया, ये सपोज दैट आपने मेजर पे क्लिक किया, ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका इस तरह से खुल जाएगा ये। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है आपका, इसको ऊपर उठाएंगे, वो आप अपना सब्जेक्ट चुन लीजिएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है सब का डाल दिए हैं, टोटल 20 सब्जेक्ट का डाले हैं, BA BCom BSc मिला के, ठीक है। अभी 13 तक हुआ है, आज रात तक मैं 20 कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। फिलहाल तो आर्ट्स के जितने, मतलब BA के जितने भी सब्जेक्ट हैं और BCom के सब हो गया, बस BSc का कंटेंट बाकी है, BSc का भी आज डाल दूँगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप ये नोट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर व्यू पे आप क्लिक करना होगा, व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा ये इस तरह से, और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इस तीर के निशान पे क्लिक कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपका कंटेंट मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा फ़ोन पे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐप का सर्वर क्या होता है कि आधा घंटा तक ऐप का सर्वर डाउन रहता है, या जिसको बोलते हैं ना लिंक फेल, वो लिंक फेल रहता है कभी कभी, तो फिर आपका ऐप थोड़ा सा कभी कभी नहीं खुलता है, ठीक है। कभी कभार होता है वैसा, महीना में 1 या 2 दिन। तो आप ऐप अपना कंटेंट इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, जो भी आपका PDF है, ठीक है। सेमेस्टर 2 का क्लिक करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, 3 का भी मिल जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 सब मिलेगा, सिर्फ 60 रुपये में। कितना साल तक, 4 साल तक, 4 साल तक मैं 60 रुपये में पढ़ाऊँगा। अभी अगर ले लेंगे तो पूरा ग्रेजुएशन आपका फ्री हो गया सिर्फ 60 टका में। अभी नहीं लेंगे, मान लीजिए सेमेस्टर 2 में खरीदेंगे, या सेमेस्टर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, कब नहीं खरीदेंगे कभी न कभी तो ज़रूरत पड़ेगा ना, इसलिए अच्छा है कि ख़रीद लें। जो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, देखिए मैंने 60 रुपया, इससे सस्ता आपको ऐप कहीं नहीं मिलेगा, 4 साल तक पढ़ाएगा और ट्यूशन सिर्फ 60 रुपया में, ऐसा शायद आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना सस्ता फीस रखे हैं, फिर भी नहीं खरीदने का मन है तो मत खरीदिए, केवल क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। फिर आपको आंसर खुद से लिखना होगा पूरा 4 साल तक, और 4 साल पढ़ाऊँगा तो 60 रुपया तो लूँगा ना भाई, कोई भी पढ़ाएगा तो 60 रुपया लेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही लेगा। चलिए फिर भी आपकी मर्ज़ी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन 1, यहाँ से आता है। क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा उनके महत्व एवं सीमाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझिए। प्राचीन भारत के इतिहास, स्रोत मतलब जानने का, किससे जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को, उसको बताना है। स्रोत मतलब हम लोग इतिहास जानने का क्या क्या तरीका है, ठीक है, किन किन तरीकों के माध्यम से हम लोग इतिहास को जानते हैं, तो इसको विस्तार से वर्णन करना है। इसका महत्व क्या है, इतिहास को जानने का क्या महत्व है, क्यों जानते हैं हम लोग इतिहास फालतू में है, कोई महत्व है या नहीं, सीमा क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और आलोचना करना है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास, ठीक है, एंड क्रिटिकली एनालिसिस देयर इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस, ओके। तो ये क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने का स्रोत। देखिए इतिहास जानने का मैंने बताया कि पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। क्या है, साहित्यिक स्रोत, ठीक। इसमें आप किताब को पढ़ के, जैसे मान लीजिए आपको वैदिक पीरियड के बारे में जानना है, चाहे मौर्य काल के बारे में जानना है तो आप अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, ठीक है। आपको वेदों के बारे में जानना है तो आप वेद को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको जानना है मान लीजिए रामायण के बारे में तो रामायण पढ़ेंगे, महाभारत के बारे में जानना है तो किताबें पढ़ेंगे ना जी, दूसरा और क्या उपाय है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, किताब को पढ़ के, यानी कि इसी को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या है, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। क्या है,
पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है, जो पूर्वजों ने कुछ ठोस चीज़ बना के गया जिसको हम लोग छू करके देख करके, ठीक है, उसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मंदिर को बना के गए हैं, बहुत सारे गुफाओं को बना के गए हैं, ठीक है। भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा शैल चित्र बना हुआ है, तो उस सब को देखिए। ताजमहल ये हमारा एक अभिलेख है। सिक्का वगैरह कोई मिल जाता है, ठीक है, कोई बर्तन वगैरह मिल जाता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, ये आपको याद होगा। महान अष्टानागार मिला था, ईंट वगैरह मिला था। तो उन सब को जो हम लोग छू करके देख करके पता चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा स्रोत क्या है, सुनी सुनाई बातों से। तो प्राचीन इतिहास तो सुनी सुनाई बातों से नहीं ना होगा, मौखिक रूप से, मौखिक स्रोत। जैसे कि आपके दादाजी बोलते होंगे कि अरे ये अंग्रेज आता था हम लोग के टाइम में, ठीक है, तो वो तो आधुनिक इतिहास को आप सुनी सुनाई बातों से जान सकते हैं। चलिए पढ़ लीजिएगा, सारा आंसर दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति विस्तार से आपको बताना है। नगर योजना कैसी थी, नगर किस तरह से बनाए गए थे, आर्थिक जीवन कैसा था उनका, और हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हो गया ये बताना है। डिस्क्राइब इन डिटेल द ओरिजिन एक्सटेंट डाउन प्लानिंग, ठीक है, उनका टाउन किस तरह से बनाया गया था, या सिटी प्लानिंग बोलिए। इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, एंड कोज ऑफ डेक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हो गया, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत का तो बहुत सारा कारण है। जैसे कि कोई बोलता है कि ब्रह्म राक्षस हुआ, कोई बोलता है प्रलय हुआ, कोई बोलता है धीरे धीरे जलवायु बदल गया और लोग मर गए, ठीक है। तो बहुत सारा आदमी अलग अलग देता है। सबसे पहले बताना है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का इतिहास है, ठीक। यहाँ के लोग कैसे रहते थे, तो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, ठीक है। और यहाँ के लोग मुख्य रूप से व्यवसाय करते थे, ठीक है। और नालियाँ जो थीं ढकी हुई थी पत्थरों से, ठीक। इनका राजधानी का क्या नाम था, तो जुड़वा राजधानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ठीक। स्नानागार था, पुरोहित की मूर्ति मिली है, इन सब से आपको पता लगाना है, बताना है। यहाँ के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ की, लिंग की, योनि की, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। मतलब ये प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। चलिए, और हड़प्पा सभ्यता की फिर खोज के बारे में बता दीजिएगा कि खोज 1921 ईस्वी में जब भारत में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछा रहा था, तब कुछ उनको ईंटें मिले और ये खोदना शुरू किए तो नीचे में बहुत बड़ा एगो पूरा का पूरा शहर बसा हुआ मिला था, जिसे बाद में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता दो देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के समय कांसा के बहुत सारे बर्तन मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि उस समय कांसा के बर्तन का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के समय में बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली हैं जो विदेशों में मिली हैं, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का विदेशों से संबंध था। वे जल मार्ग के माध्यम से विदेशी व्यापार किया करते थे, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा और डिटेल में, मैं बस मुझे जितना याद है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कहानी की तरह। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। हालांकि बहुत चीज़ें याद है, फिर बता दीजिएगा कहाँ से क्या मिला। जैसे कि कालीबंगन राजस्थान में है, गोदीवाड़ा गुजरात में है, ठीक है। और वर्तमान का जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है अभी, ठीक है। तो इस तरह से बताना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न चरणों, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का क्रमबद्ध विस्तार से वर्णन करना है। देखिए प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली यहाँ पे बोला गया है कि अच्छे से बताइए, एंड इन डिटेल द डिफरेंट फेस ऑफ क्या, तो प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है। इसमें आता है क्या, तो पिलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक एंड कॉपर एज, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कैल्कोलिथिक बोलिएगा, चारों एज के बारे में, ठीक है। तो बोला जाता है कि प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। यह उस समय का बात है जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, ठीक है। इवन उस समय मनुष्य केवल जंगली जानवरों को मारता था, खाता था, रहता था, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना समय, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता तो बहुत आदमी सभ्य था यार, वहाँ पे उस टाइम पे आदमी सब बाथरूम में नहाता था, तालाब वगैरह बना था। उस टाइम मनुष्य केवल जंगल में मारता था और कच्चा मांस खाता था।
वो उस समय की बात है, प्रागैतिहासिक काल। अतः इस काल का ज्ञान मुख्यतः पुरातात्विक उत्खनन और भौतिक अवशेषों से प्राप्त होता है। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत यानी कि किताब कब पढ़ा जाएगा, जब किताब लिखा जाएगा। यानी कि उस टाइम मनुष्य ने एकदम स्टार्टिंग पीरियड, जब मनुष्य जंगलों में रहता था, नंगा रहता था, समझ रहे हैं ना, समझ लीजिए कि आप जंगल में हैं, नंगे हैं, ठीक है। कितना मज़ा आएगा ना। मज़ा आएगा, चलिए। तो इमेजिन करके देखिए, उस टाइम का ये बात चल रहा है। इस काल को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? तो पूर्वा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है। 4 भाग में। अब बताना है ये कि सबसे पहले मानव ने किस युग में क्या क्या खोजना शुरू किया, ठीक है। पत्थर का प्रयोग कब किया, पाषाण काल इसको क्यों कहते हैं, तो मैंने बताया था क्योंकि पत्थर के ही सारा काम होता था मनुष्यों का, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता था, ठीक है। पाषाण मतलब पत्थर, संस्कृत वर्ड है पाषाण, इसी को हिंदी में पत्थर बोलते हैं, या बोलेंगे कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द ही पाषाण है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, सामाजिक जीवन तथा धार्मिक मान्यताओं का विश्लेषणात्मक वर्णन करें। तो अभी तो मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नालियों को बहुत अच्छे ढंग से पत्थर से ढके हुए थे। घर जो होते थे जनरली 2 तल्ला होता था और सीमेंट के जुड़ाया हुआ पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। और सड़कें थीं अच्छी खासी थी, ठीक है। मोड़ थे और मोड़ पे क्या बोलते हैं, वृक्ष वगैरह लगाया गया था, ठीक है। मतलब अच्छे अच्छे टाइप से डिजाइन, नगर का डिजाइन तैयार किया गया था, ठीक है। दुर्ग क्षेत्र थे और ऊंचे ऊंचे दुर्ग थे उनके, इस तरह से बताना है आपको अच्छे से। लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे, पशुपतिनाथ की। इसके अलावा लोग दाढ़ी मूंछ भी रखते थे, क्योंकि वो जो मूर्ति मिली है उसमें पुरोहित की मूर्ति में दाढ़ी है पुरोहित का। अगर आपने देखा होगा क्लास 12th वाला चित्र, आपको याद होगा, तो वो जो मूर्ति मिली थी हड़प्पा सभ्यता में, उसमें दाढ़ी था उसका। इसके अलावा कुछ क्या बोलते हैं, हार मिला है जिसको मनका बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, और उस टाइम पे चूना का प्रयोग करते थे सीमेंट के जगह पे, ईंटों को जोड़ने के लिए चूना का, ठीक है। वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था का क्रमबद्ध समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली एंड क्रिटिकली द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सिस्टम ऑफ द वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक काल के बारे में पूछा गया है, जिस समय वेदों की रचना की गई। मतलब कौन ज़्यादा पुराना है, प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल ज़्यादा पुराना है ना वैदिक काल? सिंपल से बात है कि पाषाण काल ज़्यादा पुराना है। उस समय मनुष्य लिखना नहीं सीखा था, और वैदिक काल में तो लिखना सीख गया ना, यानी कि मनुष्य को ज्ञान हो गया एकदम ठेठ। जब मनुष्य का शुरुआत हुआ था वो उस समय को बोलते हैं पाषाण काल। यानी कि मनुष्य के इतिहास का सबसे पुराना समय है पाषाण काल, पत्थरों का युग। उसके बाद आता है वैदिक काल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, और जिसे प्रारंभिक या ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल में जानते हैं, बांटा गया है इसको। सबसे पुराना है ऋग्वैदिक काल। अच्छा, वेदों की संख्या 4 है, आपको मालूम है कौन कौन? एक है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद है। दूसरा कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है। और कौन है? यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 गो वेद है, ठीक। और गीता को 5वां वेद कहा जाता है। गीता को भी कहा जाता है और नाट्य शास्त्र को भी कहा जाता है 5वां वेद। तो ये 4 गो वेद है। सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। और आप जो गायत्री मंत्र गाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है, यह गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र जो लिखा गया है ना, वो ऋग्वेद में ही लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऋग्वेद में मुख्यतः लोगों की जो सामाजिक स्थिति थी वह वर्ण व्यवस्था पे आधारित थी। यानी कि ब्राह्मण क्या करेगा? तो अपना काम करेगा, ठीक है। और क्षत्रिय सुरक्षा का काम करेगा, ब्राह्मण पूजा पाठ और इस सब का काम करेगा, पूजा पाठ का काम करेगा, शिक्षा का काम करेगा। क्षत्रिय क्या काम करेगा? क्षत्रिय सुरक्षा देने का काम करेगा, सैनिक का काम करेगा, ठीक है, राजा का काम करेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या करेगा? बिजनेस करेगा। और शूद्र क्या करेगा? शूद्र क्या करेगा? लोगों की सेवा करेगा, ठीक है। ये बटा था। इसके अलावा समाज पितृसत्तात्मक थी।
परंतु महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। ठीक है। पितृसत्तात्मक कहने की अर्थ है कि महिलाएं विवाह के पश्चात पुरुषों के घर को जाती थी, इसी को पितृसत्तात्मक कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रियार्की। ठीक है। और लोगों की आजीविका कैसे चलती थी? तो लोगों की आजीविका कृषि और पशुपालन से चलती थी। ठीक है। आजीविका कैसे चलती थी? कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। गौ गायों को पालना उस समय सबसे उत्तम माना जाता था। और दास व्यवस्था भी उस समय चलता था। कैसा चलता था? दास व्यवस्था, यानी कि लोग दास रखते थे। और भगवान के रूप में वे इंद्र को, अग्नि को, वरुण देव को पूजा किया करते थे। ठीक है। ये सब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा डिटेल में। आपका एग्ज़ाम है भाई, आपको ही ध्यान दे के पढ़ना होगा ना। ठीक है। अब यूनिट 2 शुरू करते हैं। यूनिट 2, तो क्वेश्चन आ जा रहा है हमारा यूनिट 2 से, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन जिसमें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में बताना है। इसका उद्भव, सिद्धांत एवं प्रभाव को विस्तार से बताना है। डिस्क्राइब इन डिटेल ऑरिजिन, प्रिंसिपल एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 6th सेंचुरी BCE, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा जैन धर्म। ठीक है। जैन धर्म, महावीर स्वामी इसके जनक थे, वास्तविक जनक। हालांकि इससे पहले ऋषभदेव ने इसका बुनियाद रखा था। ठीक है। महावीर स्वामी, वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट, और महावीर स्वामी ने 5 को सिद्धांत बताया कि इन सिद्धांतों पे चलना है मनुष्य को अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो। अहिंसा, यानी कि सबसे प्रमुख सिद्धांत अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य बोलना है। ठीक। अस्तेय, अस्तेय मतलब आपको जो है चोरी नहीं करना है। ठीक है। ब्रह्मचर्य, आपको मालूम है कि एक समय तक आपको ब्रह्मचर्य पालना होगा। अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत है, बहुत एक्चुअल में देखा जाए रियल लाइफ में बहुत डेंजर सिद्धांत है, जिसको हर मनुष्य पालन नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं? बताइए। तो अहिंसा नहीं करेंगे अभी हम मीट खाएंगे, अभी हम मुर्गा खाएंगे, अभी किसी को 2 झाप मार देंगे। तो अहिंसा तो कर रहे हैं आप, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि हिंसा जरूरी चीज़ है एक समय के बाद। जैसे कि महाभारत भी एक समय के बाद जरूरी है, महाभारत रामायण भी एक समय के बाद राम को भी हथियार उठाना पड़ा था। तो हिंसा तो जरूरी है एक समय के बाद, लेकिन अनावश्यक हिंसा नहीं चाहिए। इस बात को भी मैं मानता हूँ। जब तक संभव है अहिंसा ना करें, लेकिन जब विवश हो जाए, एकदम लगेगा कि नहीं अब तो एकदम पानी सर से ऊपर चला गया, तब आपको हिंसा करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अहिंसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी आजकल पैसा बचा रहा है। तो जैन धर्म के सिद्धांत बहुत कठोर थे, ये 5 महाव्रत। ठीक है। 5 महाव्रत को पालना सबके बस की बात नहीं है, इस लोगों ने जैन धर्म उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया भारत में। ठीक है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, यही सब आपको भी लिखना है। बौद्ध धर्म आसान था उनके मुकाबले में, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार आज विश्व का, आपको मालूम है विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा धर्म है कौन सा? तो ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी बोलते हैं ईसाई, वो ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा धर्म कौन सा है विश्व का? दूसरा धर्म है विश्व का सबसे बड़ा इस्लाम धर्म। क्या बात करते हैं यार, सच में बता रहा हूँ, इस्लाम धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा हिंदू, चौथा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म को हिंदू का ही जनक, मतलब हिंदू से ही निकला है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, 3 को जो धर्म है, इसको भारत के संविधान में बोला गया है कि ये 3 धर्म को मूलतः हिंदू धर्म ही माना जाएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन 3 धर्मों को मूलतः हिंदू धर्म ही माना जाता है क्योंकि जननी हिंदू धर्म ही है इन तीनों का। ठीक है। क्योंकि बौद्ध भी पहले हिंदू थे, महावीर भी पहले हिंदू थे, और जो सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह और जितने भी हैं, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ये सब हिंदू ही थे पहले। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो अत्यधिक तपस्या और भोग विलास दोनों से अलग है। मध्यम मार्ग क्या है? देखो बालक, मध्यम मार्ग मैं बताता हूँ। मध्यम मार्ग की मिडिल क्लास, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा आपको अपने बॉडी को क्या बोलते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ना ही बहुत कम पढ़ना है। इतना पढ़ो जिससे कि ज़िंदगी में काम हो जाए। ना तो बहुत ज़्यादा सोना है, ना ही बहुत कम सोना है। इतना सो जिससे कि शरीर बैलेंस रहे। ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा खाओ,
ना ही इतना कम खाओ, इतना खाओ कि संतुलित आहार बना रहे। समझे? तो यही मध्यम मार्ग है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, ना कि इतना ज़्यादा धन कमा लो कि ज़िंदगी में केवल धन ही दिखाई दे और ज़िंदगी नज़र ही ना आए, ना कि इतना कम धन कमाओ कि ज़िंदगी में गरीबी ही गरीबी रहे। मतलब इतना धन कमाओ जिससे ज़िंदगी अच्छे से चले। ठीक है, बस मतलब बौद्ध धर्म एक्चुअल में मुझे बहुत पसंद आया है। ठीक है, और मैं एक्चुअल में बौद्ध धर्म को भी मानता ही हूँ। ठीक है, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के बारे में बात करता है। ठीक है, ना तो लड़कियों से इतना ज़्यादा दूरी बना लो कि वो एकदम लगेगा कि नहीं यार ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, ना लड़कियों से इतना एकदम क्लोज आ जाओ कि लगेगा ज़िंदगी में सिर्फ लड़की है और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो हर एक चीज़ को एक संतुलित मात्रा में लें, यही बौद्ध धर्म बोलता है। ठीक है, ना तो मोबाइल का इतना ज़्यादा प्रयोग करें कि एकदम पागल हो जाएं, नहीं इतना कम प्रयोग करें कि ज़िंदगी में अकेलापन आ जाए। मतलब मिडिल। समझ गए होंगे बौद्ध धर्म का मुख्य मैसेज क्या है। ठीक है, क्योंकि मैंने बुद्ध धर्म का लगभग सारा एपिसोड देख लिया है, अब और कुछ कुछ एपिसोड है। मुझे बुद्ध धर्म की थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत, बस थोड़ा सा। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख का कारण तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छाएं। ठीक है, दुख का निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 गो बौद्ध धर्म का आर्य सत्य है। अष्टांग मार्ग जो है बुद्ध धर्म में, ये अष्टांग मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, यानी कि सम्यक मतलब उचित मात्रा में या संतुलित रूप में। ठीक है, अच्छा देखो। ठीक है, या उचित देखो। सम्यक संकल्प, इसको मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्या बोलेंगे? सम्यक वाणी। ठीक है, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो। ठीक है, सम्यक आजीविका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छी जीविका करो। सम्यक प्रयास, ठीक है, अच्छा प्रयास करो या उचित प्रयास करो। ठीक है, सम्यक स्मृति, अच्छा याद रखो या स्मरण करो। योग करो। ठीक है, सम्यक समाधि मतलब योग करो। देखिए योगा आपको करना चाहिए, कम से कम डेली अपने शरीर को आधा घंटा दीजिए योगा करने में। मैं भी डेली करता हूँ योगा, प्राणायाम करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, भस्त्रिका करता हूँ। ठीक है, स्क्वेटअप करता हूँ, दंड बैठक, फिर 20 बार डिप्स में लगाता हूँ, पुशअप्स लगाता हूँ 20 बार। ठीक है, थोड़ा सा योगिंग करता हूँ, थोड़ा सा रनिंग करता हूँ, डेली करता हूँ और आपको भी डेली करना चाहिए। आज के ज़माने में अगर आपको हेल्थी लाइफ चाहिए तो योग करना ही पड़ेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में अहिंसा, समानता और सरल जीवन पर बल दिया है। ठीक है, चलिए, और देखिए पढ़ना भी आपको इसीलिए है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप बीए पढ़ के बहुत बड़ा नौकरी मिल जाएगा, नहीं रे भाई, नौकरी वोकरी तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि बीए का डिग्री आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप एक जानकार व्यक्ति बनेंगे, अपने जीवन को अच्छे से चला पाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी आपकी मर्जी। हाँ, आगे देखते हैं, मज़ा आ रहा है। धार्मिक आंदोलन का प्रभाव। अब देखिए धार्मिक आंदोलन का प्रभाव, तो वर्ण व्यवस्था को चुनौती मिली। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है जागरूक। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? जागरूक। तो गौतम बुद्ध को प्रथम, विश्व का प्रथम जागृत व्यक्ति कहा जाता है गौतम बुद्ध को, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ही पहली बार विरोध किया था वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का पहली बार विरोध किसने किया? श्री गौतम बुद्ध ने। ठीक है, सामाजिक समानता की बात की इन्होंने, पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं पर बल दिया, मठ और संघ प्रणाली की स्थापना की, भारतीय संस्कृति में नैतिकता और करुणा का विस्तार हुआ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है? प्रश्न नंबर 2, इसमें बोला गया है कि जनपद एवं महाजनपद के उदय, उनकी राजनीति, संरचना तथा विस्तार का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द राइज ऑफ, क्या है तो जनपद। ठीक है, एंड महाजनपद, दियर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंशन। देखिए 16 गो महाजनपद था प्राचीन काल में, और सबसे बड़ा कौन था? मगध। हर महाजनपद चाहता था कि मेरा राज्य और बढ़े और ज़्यादा विस्तार हो। ठीक है, तो इस तरह से बताना है कि राजनीतिक संक्रमण का युग था, महाजनपद। फिर जनपद के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और हर जनपद में कुछ ना कुछ आय का स्रोत था। देखिए कृषि का विकास था, लोहे का उपयोग जान गए थे, व्यापार और नगर। 16 गो महाजनपद था, 16 गो महाजनपद का यहाँ पे कुछ महाजनपद का नाम दिया है। मगध हो गया, कोसर हो गया, वज्जी, अवंती, करु, पांचाल, चेरी, चंद, और क्या क्या था यार, इसी तरह से नाम है। ठीक है, कलिंग। चलिए, तो महाजनपद दो प्रकार के थे। पहला था राजतंत्र, ठीक है,
और दूसरा था गणतंत्र। तो राजतंत्र जहाँ पे राजा का शासन चलता था, गणतंत्र जहाँ पे लोगों को चुना जाता था आज की तरह। ठीक है। तो सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। मगध महाजनपद के बारे में बता दीजिएगा। मगध महाजनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम पटना है। पाटलिपुत्र पटना का वर्तमान नाम। ठीक है, मतलब पटना जो है सो अभी हम लोग बोलते हैं ना बिहार की राजधानी पटना, वो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, और मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध जो है सबसे बड़ा था। उसका रीज़न ये है कि मगध के पास हाथी है, क्योंकि झारखंड का आपको मालूम है झारखंड में सबसे ज़्यादा, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। क्यों? क्योंकि हाँ झारखंड में हाथी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो झारखंड भी मगध महाजनपद का हिस्सा था। और मगध के पास हाथी सेना था बहुत ज़्यादा। हाथी को बेचता था मगध व्यापार की दृष्टि से। जंगल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपको मालूम है झारखंड में बहुत ज़्यादा जंगल है हम लोग का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया। इसके बाद लोहा, हम लोग के यहाँ लोहा होता था। तो लोहा हम लोग के पास था, हाथी था हम लोगों के पास, जंगल था हम लोगों के पास। इसलिए हम लोग का जो है ना मगध बहुत ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, जैसा आज भी झारखंड डेवलप है खनिज के मामले में, हालांकि हम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस तरह से मगध महाजनपद को भी फ़ायदा मिलता था। चलिए, फिर राजनीतिक संरचना के बारे में बताना है, गणतंत्र राज्य के बारे में बताना है, विस्तार का कारण। देखिए, हर व्यक्ति चाहता था उस टाइम में कि सैन्य शक्ति बढ़े, आर्थिक समृद्धि हो। ठीक, राजनीतिक भौगोलिक स्थिति हमारा मजबूत हो और राजनीतिक एकीकरण हो। महत्व बता दीजिएगा और निष्कर्ष लास्ट में। आगे देखते हैं, अगला आता है हमारा यहाँ पे, हर्यक वंश से नंद वंश तक मगध के उत्कर्ष का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द राइज ऑफ मगध। ठीक है, एज अ, यार हम थक गए हैं। ठीक है, प्रोमाउंट पावर फ्रॉम द हर्यक डायनेस्टी टू नंद डायनेस्टी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैं केवल क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। बाकी जो लोग ऐप नहीं खरीदे हैं वो आपकी मर्ज़ी, खरीदें या ना खरीदें। मैं फोर्स करके नहीं बोलूँगा कि ले ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करनी चाहिए। ईरानी आक्रमण तथा सिकंदर के आक्रमण के कारणों एवं प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द कोज एंड इम्पैक्ट ऑफ ईरान एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन ऑन इंडिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रारंभिक राज, जब शुरुआत में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्यों की विशेषताएं थीं, उन विशेषताओं को बताना है और ऐतिहासिक महत्व बताना है, इतिहास की दृष्टि से उनका क्या महत्व है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, क्या कहाँ गया यार भाई, ये, और ये कौन सा यूनिट है, यूनिट 3। उसके बाद आता है यूनिट 4, लास्ट यूनिट बचेगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें मौर्य साम्राज्य के ही बारे में 5 क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के उदय तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से एक दास थे, दास से फिर धनानंद को मारते हैं, चाणक्य उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और धनानंद को जो मारते हैं ना, धनानंद की बहन से ही शादी करता है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको मालूम है, पूरा का पूरा फिल्मी सीन चलता है वहाँ पे। उसकी बहन को, मतलब उसको मारते हैं, फिर उसकी बहन से शादी करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और फिर उसका बेटा होता है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को पेट से काट के निकाला जाता है ऑपरेशन करके। बिंदुसार और अशोक के शासन का विश्लेषण कीजिए। बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अशोक के धम्म और अवधारणा तथा उसके प्रचार प्रसार का विस्तार से वर्णन करना है। अशोक का धम्म क्या है, तो अशोक, देखिए अशोक के समय में ना हिंसा काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई थी। ठीक है, लेकिन धर्म के मामले में उस टाइम पे स्थिति डगमगा गई थी। कुछ लोग बौद्ध धर्म को मान रहे थे, कुछ लोग जैन धर्म को, तो कुछ लोग हिंदू धर्म को। तो अशोक ने एक ऐसा धर्म निकाला जो सभी को माने, उसी को अशोक का धर्म कहा जाता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, मौर्य शासन या मौर्य प्रशासन की प्रकृति एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस द नेचर एंड फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देखिए इतना क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, पक्का है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द कोज ऑफ द डेक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट 4 से, अंतिम यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन है, मौर्य कालीन कला एवं वास्तुकला का विस्तार से वर्णन करें, कि मौर्य काल में कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है अशोक स्तंभ बनाया गया, ठीक है। सारनाथ में अभी भी स्थित है अशोक स्तंभ। शिलालेख बनाए गए, गुफा बनाए गए, अजंता और एलोरा की गुफाएं आज भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, मौर्यकालीन समाज की प्रकृति का वर्णन करें, कि मौर्य काल में समाज कैसा रहता था, ठीक। विशेषकर महिला के बारे में बताना है और थोड़ा सा दास के बारे में भी बताना है कि दास व्यवस्था उस टाइम पे कैसी चलती थी। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है, मौर्यकालीन तकनीकी विकास का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन कीजिए, विशेषकर कृषि एवं व्यापार के संदर्भ में। तो मौर्य काल में कैसा चलता था कृषि व्यवस्था, इसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला है, वर्ण एवं जाति व्यवस्था का मौर्यकालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बता दें। तो मौर्य काल में भी जाति व्यवस्था चलता था, छुआछूत चलता था, भिन्न भेदभाव चलता था, ब्राह्मण शूद्र वैश्य शूद्र ये सब चलता था, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पूरे के पूरे सिलेबस से। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोतों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। कि देखिए इतिहास को तो जानने का चीज़ मिलता है, लेकिन उसमें सही है या गलत है ये हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे कोई अपने राजा का बड़ाई करने के लिए, अपने राजा को अच्छा दिखाने के लिए अच्छा अच्छा चीज़ लिख दिया हो और सच्चाई हम लोग को नहीं मालूम हो, ठीक है। तो ये सब बता सकते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है और हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों होता है ये बताना है। आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है, मगध के उत्कर्ष के कारणों का विश्लेषण करना है, कि मगध साम्राज्य का निर्माण किस तरह से होता है और थोड़ा सा विस्तार से बताना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की अवधारणा एवं उसके ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करना है। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे 5वां, मौर्यकालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना है। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन मिल गए। पूरा का पूरा 70 पेज का PDF है। अगर आप 3-3 घंटा करके 2 दिन पढ़ेंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है 2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 3-3 घंटा 2 दिन पढ़ेंगे ना, 6 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। और टाइमिंग बना लीजिए कि सुबह उठ के 2 घंटा पढ़ेंगे, मतलब सुबह उठ के सबसे पहले तो 1 घंटा एक्सरसाइज, ठीक है। सुबह उठ के सबसे पहले चीज़ क्या करना है मालूम है, सुबह उठ के सबसे पहले आपको गर्म पानी पीना है। पानी गर्म कीजिए, 2 गिलास पानी पीजिए, वॉशरूम जाइए, फ्रेश होइए, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, लड़की हो या लड़का सभी के लिए। उसके बाद 2 घंटा पढ़ने बैठिए, 6 बजे उठिए, 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए 7 बजे, फिर 1 घंटा पढ़िए 7 से 8, ठीक, या 7 से 9। अगर 2 घंटा पढ़ पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस अच्छा होगा। या 5 बजे उठिए, ठीक, 2 घंटा पढ़िए मॉर्निंग को, एक्सरसाइज कीजिए, फिर रात को 2 घंटा पढ़िए, काफ़ी है यार। और टाइम मिलता है तो दिन में भी पढ़ लीजिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, जोहार। और जो लोग ऐप फ़ोनपे वगैरह नहीं चलाते हैं वो लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। इंस्टॉल ऐप को हर किसी को करना है, इंस्टॉल फ्री में है, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है ऐप में, ठीक है। ऐप में आपको नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप करने का, केवल व्हाट्सएप लगेगा, कॉल नहीं लगेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार।